Yes, students, today we are going to discuss the electrochemistry chapter. तो इस वाले वीडियो में हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। तो इसमें आपको न्यूमेरिकल्स वगैरह कैसे सॉल्व करने हैं, तो फार्मूला में क्या क्या आपको यूज़ करना है। तो अब देख लीजिए कि इस वाली वीडियो में हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर जो है इसको कंप्लीट करेंगे। पहले अगर देखेंगे सेल पोटेंशियल, अगर आपको कहीं पे भी न्यूमेरिकल में सेल पोटेंशियल निकालना होगा तो आपको वहाँ पे एनोड का भी देके होगा, कैथोड का भी देके होगा, किसी का वैल्यू पॉजिटिव में होगा, किसी का वैल्यू नेगेटिव में होगा। बस आपको करना क्या है, जो कैथोड का वैल्यू देके होगा या एनोड का वैल्यू देके होगा तो उसमें नेगेटिव पॉजिटिव पे फोकस नहीं करना है ना, सिंपली ऐड करके आंसर निकालो और वही उसका आंसर होगा। ठीक है। अब दूसरा, बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं कि रिड्यूसिंग पावर और ऑक्सीडाइजिंग पावर को कैसे निकालेंगे। बस आपको इतना याद रखना है कि अगर आपके पास मतलब बहुत सारे वैल्यूज देखे हैं और आपको पहचाना है कि रिड्यूसिंग पावर सबसे ज़्यादा किसका होगा, तो रिड्यूसिंग पावर में आपको ज़्यादा याद रखना है कि जिसका वैल्यू नेगेटिव में ज़्यादा होगा वो सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग पावर उसके पास होगा। और अगर ऑक्सीडाइजिंग पावर की बात करेंगे तो उसका अपोजिट होगा, जिसका वैल्यू पॉजिटिव में ज़्यादा होगा उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा होगा। मोलर कंडक्टिविटी, अगर हर एक मतलब बहुत सारे कंपाउंड्स का आपको वैल्यूज़ देके है और आपको पहचाना है कि स्पीड किसके पास कम है, तो जिसका साइज़ ज़्यादा होगा उसके पास स्पीड कम होगी। एक और क्वेश्चन बनता है। ठीक है। तो बस ये सारे जो है JEE मेंस में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, नीट में भी इस वाले टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए, इसको पूरा ध्यान रखना है। चलिए बात करते हैं फ्यूल सेल के बारे में। अगर आपको याद होगा जो फ्यूल सेल है ये सेकेंडरी सेल माना जाता है। सो सेकेंडरी सेल्स क्या होते हैं, जिसको हम बार बार क्या कर सकते हैं, रिचार्ज कर सकते हैं या जिसको बार बार यूज़ किया जा सकता है। और फ्यूल सेल जो है इसकी अहम जो खसूसियत है कि फ्यूल सेल में केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और फ्यूल सेल में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का यूज़ किया जाता है। और फ्यूल सेल में दूसरा क्वेश्चन ये आया है कि फ्यूल सेल में किस वाले गैसेस का कंबशन होता है, तो इसमें आपको याद रखना है हाइड्रोजन, मीथेन एंड मिथेनॉल। ठीक है। और फ्यूल सेल को अपोलो स्पेस प्रोग्राम में यूज़ किया गया था। और फ्यूल सेल की अगर बात करेंगे, इको फ्रेंडली है एंड इट सप्लाइज पावर फॉर प्रेशर। और दूसरा ये है कि फ्यूल सेल वेपर्स फॉर्मेट, जो वेपर्स फ्यूल सेल में बनते हैं उसको कंडेंस करके ड्रिंकिंग वाटर बनाया जाता है। ठीक है। अगर आपके पास एक क्वेश्चन होगा कि किसके पास स्पेसिफिक कंडक्टेंस ज़्यादा होगा, तो आपको ध्यान रखना है जिसमें नंबर ऑफ आयन ज़्यादा होंगे या जिस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, मतलब उसमें नंबर ऑफ आयन्स भी ज़्यादा होंगे, तो उसकी स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी ज़्यादा ही होगी। ठीक है। आपको दिमाग में आया होगा, जब क्वेश्चन देखे आपको ये समझ में आ जाएगा। उसके बाद अगर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को निकालना होगा तो इसके लिए फार्मूला है K/1000 डिवाइड बाई N। N हो गया नॉर्मलिटी, K क्या हो गया कंडक्टिविटी। ठीक है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। अब इसी तरीके से अगर कपा की बात करेंगे, कपा किसके बराबर होता है 1/r इंटू L बाई A इंटू आएगा 1000/N। इससे आप न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा ये है कि कोराइस लॉ पे एक बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो जो भी आपको देके होगा उसको आपको प्लस करना है, लेकिन ध्यान रखना है जो माइनस करना है, मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर आपको CH3 का मतलब आपको CH3COH का निकालना है, तो इसके लिए आप कैसे निकालोगे लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी, आप क्या लिखोगे CH3CONA प्लस HCl माइनस NaCl। जब भी जो भी साल्ट होगा उसको माइनस करना है, और जो उसके बगैर जो देखे हैं उन दोनों को आपस में प्लस करना है। अगर साल्ट होगा तो साल्ट को माइनस करना है। और यहाँ पे सेल कांस्टेंट है, ये बराबर होता है L/A। इसका यूनिट अगर निकालेंगे लेंथ का मीटर डिवाइड बाई मीटर का स्क्वायर आएगा, वो आएगा पर मीटर। इसके बाद आपको याद रखना है जो नॉन मेटल होते हैं ये बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट माने जाते हैं, क्योंकि नॉन मेटलिस्ट रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे पाए जाते हैं, जबकि मेटलिस्ट जो है ये रिड्यूसिंग एजेंट माने जाते हैं, और जो ये रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन के ऊपर पाए जाते हैं। और अगर बात करेंगे ड्राई सेल की, ड्राई सेल जो है ये एक प्राइमरी सेल है। प्राइमरी सेल क्या होती है, जिसको हम बार बार रिचार्ज नहीं कर सकते, बार बार उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो ड्राई सेल में आपको इतना पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, वो है जो ड्राई सेल है उसमें ग्रेफाइट होता है एज एनोड, और अगर वहाँ पे रिएक्शन याद रखेंगे तो ZnS गिव्स द Zn2++2 इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से आपको याद रखना है ड्राई सेल में जो एनोड होता है दैट इज ग्रेफाइट। और ये भी याद रखना है रेफरेंस इलेक्ट्रोड जो है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड जो है उसको क्या कहते हैं, उसका नाम है HgCl, तो उसको भी याद रखना है। और एक न्यूमेरिकल, सबसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो है, अगर आपको सेल EMF निकालना होगा
और वहाँ से कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स देके हैं। और आपको इतना याद रखना है कि जब भी आप प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को बढ़ाओगे तो उस वक्त जो सेल ईएमएफ है वो डिक्रीज हो जाएगा। और आपको पता है वो नो नर्स इक्वेशन ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.5 डिवाइड बाई एन लॉग क्यू सी, मतलब इन द सेंस लॉग क्यू सी का मतलब क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जब भी आप कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स को बढ़ाओगे तो उस वक्त सेल ईएमएफ डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन बनता है कि अगर आपको इस फर्स्ट लॉ क्या है, डब्ल्यू इज इक्वल टू जेड आई टी, जो जेड है इसके बदले हम लिखते हैं इक्वलेंट वेट डिवाइड बाई 96500 और आई टी। ठीक है, उसके बाद अगर आपको रस्टिंग को प्रिवेंट करने के लिए हम यूजुअली गैल्वेनाइजेशन करते हैं, गैल्वेनाइजेशन ऑफ आयरन, लेकिन सबसे बढ़िया मेथड जो है जिससे हम आयरन को बचा सकते हैं अगेंस्ट रस्टिंग, दैट इज बट बाय मेकिंग, तो उसके लिए हमें आयरन को कैथोड बनाना होगा। उसके बाद ये क्वेश्चन भी आया है कि ईएमएफ ई नॉट सेल जो है ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, लेकिन डेल्टा जी जो है वो हमेशा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, उसके बाद अगर बात करेंगे लेड स्टोरेज बैटरी भी सेकेंडरी सेल्स में आते हैं, इसको हम बार बार रिचार्ज कर सकते हैं। और लेड स्टोरेज बैटरी में हम जो इलेक्ट्रोलाइट का इस्तेमाल करते हैं वो है सल्फ्यूरिक एसिड, वो कितनी परसेंटेज इसमें होती है, 38%। ठीक है, और उसके बाद निकल कैडमियम सेल की बात करेंगे तो सेकेंडरी सेल में ही आता है। और निकल कैडमियम सेल में खुशियत क्या है, इसके पास जो निकल कैडमियम सेल में लॉन्गर लाइफ होता है और ये इट इज़ मोर एक्सपेंसिव दैन लेड स्टोरेज सेल। तो लेड स्टोरेज सेल से निकल कैडमियम सेल में जो लाइफ होती है दैट इज़ मोर दैन लेड स्टोरेज सेल और इट इज़ मोर एक्सपेंसिव। ठीक है, सेल तो मरकरी सेल की अगर बात करेंगे उसमें इलेक्ट्रोलाइट जो है उसमें यूज़ किया जाता है पेस्ट ऑफ KOH एंड ZnO। और जो मरकरी सेल है जिसको हम यूज़ करते हैं इन हियरिंग एड्स एंड वॉचेस, ठीक फुल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो रहा है तो वहाँ पे ई किसके बराबर होता है, 1.1 वोल्ट। अब अगर कहीं पे भी जिक मतलब वहाँ पे क्वेश्चन में लिखा होगा जिक डिजॉल्व्स एंड कॉपर जो है वो डिपॉजिट हो रहा है, तो वहाँ पे ई जो होगा वो लेसर देन होगा 1.1 वोल्ट। और ई कब ज़्यादा होगा 1.1 वोल्ट से, जब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। ठीक है, इतना दिमाग में रखना है। उसके बाद प्राइमरी बैटरी में, यानी आपको पहले ही बताया, प्राइमरी बैटरी में ड्राई सेल एंड बटन सेल यानी कि मरकरी सेल आता है। इसको हम बार बार रिचार्ज नहीं कर सकते, ना यूज़ अगेन एंड अगेन कर सकते हैं। और सेकेंडरी बैटरी जो है इनको हम रिचार्ज कर सकते हैं अगेन एंड अगेन। उसमें लेड स्टोरेज बैटरी आता है, फ्यूल सेल आता है, निकल कैडमियम सेल आता है और लिथियम आयन सेल बैटरी आता है, जिसको हम लिथियम आयन बैटरी को हम मोबाइल में भी यूज़ करते हैं। ठीक है, स्टोरेज बैटरी जो है उसमें एनोड पीबी होता है और कैथोड PbO2 होता है, मतलब इसमें अल्टरनेटिवली ये प्लेस्ड होते हैं। मतलब अगर पहले एनोड पीबी होगा उसके बाद कैथोड PbO2 होता है, उसके बाद एक और एनोड होता है पीबी, उसके बाद कैथोड होता है PbO2। अल्टरनेट फॉर्म से इस तरीके से वहाँ पे वो प्लेस किए जाते हैं। अगर एनोड पे रिएक्शन देखेंगे तो जो पीबी होता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके PbSO4 बनाता है। क्या यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गई, देखो पीबी में चार्ज 0 है, अब ये +2 बन गया, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गया है। ऑक्सीडेशन कहाँ पे होता है, एनोड पे। कैथोड की अगर बात करेंगे, जो PbO2 होता है कैथोड, तो वो क्या करता है, इस तरीके से सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके बनाता है PbSO4 प्लस ट्वाइस H2O। PbSO4 फिर से ब्रेक डाउन होकर PB2 प्लस SO4 2 माइनस प्लस वाटर यहाँ पे बाहर फेंकता है। अगर PB की बात करेंगे, Pb+4 ऑक्सीडेशन स्टेट में था, अब +2 में आ गया। इसका मतलब है यहाँ पे जो चार्ज है वो डिक्रीज हो गया, इसका मतलब है रिडक्शन यहाँ पे हो रहा है। तो इस तरीके से आप लेड स्टोरेज बैटरी का भी दिमाग में रख सकते हैं। एक और पॉइंट, जो फ्यूल सेल है उसमें जो एनोड पे जो रिएक्शन होती है वो कौन सी होती है, जो H2 होता है, वो जो H2 होता है वो OH माइनस के साथ रिएक्ट करके वाटर और 4 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर फेंकता है। और जो कैथोड होता है वो कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होती है, ऑक्सीजन वाटर के साथ रिएक्ट करके और 4 इलेक्ट्रॉन्स एनोड से हासिल करके OH माइनस बनाता है। और अगर फ्यूल सेल की बात करेंगे, इस तरीके से यहाँ पे कार्बन पोरस इलेक्ट्रोड्स 2 होते हैं, एक को एनोड कहते हैं, दूसरे को कैथोड कहते हैं। इस साइड से हाइड्रोजन एनोड साइड से और कैथोड साइड से ऑक्सीजन यहाँ से ट्रैप हो जाता है, इस तरीके से बीच में वाटर बनता है। और मैंने आपको पहले ही बताया कि जहाँ पे भी E0 का वैल्यू ज़्यादा होगा वो कैथोड माना जाएगा, और जहाँ पे E0 का वैल्यू कम होगा वो एनोड माना हो जाएगा। मैंने आपको पहले ही बताया जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है उसमें एनोड का वैल्यू नेगेटिव होता है और कैथोड का वैल्यू पॉजिटिव होता है। अब अगर कहीं पे दोनों जगह पॉजिटिव वैल्यू देखे हैं, अब आपको किस पे फोकस करना है, किसको एनोड लेंगे किसको कैथोड लेंगे। तो जिसका वैल्यू कम होगा वो एनोड लेंगे और जिसका वैल्यू ज़्यादा होगा वो कैथोड लेंगे। और एनोड का वैल्यू हमेशा आपको नेगेटिव में ही लेना है, अगर वो पॉजिटिव में है तो उसको नेगेटिव में लेना है, अगर नेगेटिव में है तो ऐसे ही रखना है। इस तरीके से अब आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं।
और दूसरा एक और क्वेश्चन है कि अगर दोनों नेगेटिव हैं तो हम एनोड किसको लेंगे? देन एनोड वो है जिसका नेगेटिव वैल्यू ज़्यादा हो। अब एनोड किसको लेंगे? तो मतलब फॉर एग्जाम्पल आपके पास दो वैल्यूज देखे हैं, दोनों नेगेटिव है। अब इसमें एनोड कौन है, कैथोड कौन है? ये तो आपको पता है एनोड का वैल्यू नेगेटिव होता है, लेकिन यहाँ पे दोनों नेगेटिव है। अब अगर दोनों नेगेटिव होंगे तो जिसका नेगेटिव वैल्यू ज़्यादा होगा उसको एनोड लेंगे, और जिसका नेगेटिव में वैल्यू कम होगा उसको कैथोड लेंगे। ठीक है, फुल रिएक्शन देखे हैं तो उसमें बड़ा वाला कैथोड एंड छोटा वाला नेगेटिव, एंड अगर एनोड पॉजिटिव है तो उसको नेगेटिव लेना है। मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आपको एक फुल रिएक्शन देखे हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स वगैरह मेंशन नहीं किए हुए हैं तो उसको ई नॉट सेल को कैसे निकालते हैं? ई रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस ई रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। हमेशा हम रिडक्शन पोटेंशियल ही लेते हैं, चाहे कैथोड हो या एनोड हो। तो अगर आपके पास एक रिएक्शन देखे हैं उसमें जो वैल्यूज देखे हैं तो जिसका वैल्यू ज़्यादा होगा तो वो कैथोड लेना है, जिसका वैल्यू कम होगा वो एनोड लेना है। और अगर एनोड का वैल्यू पॉजिटिव है तो उसको नेगेटिव में कन्वर्ट करना है, तो उसके बाद उसको आपस में माइनस करके तो वो आंसर निकालना है। उसके बाद अगर हाफ रिएक्शन है तो कैथोड और एनोड के वैल्यूज़ को इलेक्ट्रॉन से भी मल्टीप्लाई करना, और अगर रिएक्शन उल्टा हो रही है तो वैल्यू साइन चेंज करना। मैंने आपको ये भी बताया कि अब अगर फुल रिएक्शन नहीं है, हाफ रिएक्शन है, तो जो कैथोड और एनोड में वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मेंशन किए होंगे, तो कैथोड में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने इलेक्ट्रॉन्स कैथोड के वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है, और एनोड में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स देखे होंगे तो उन इलेक्ट्रॉन्स को एनोड के वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करके आंसर निकालना है। और दूसरा ये, अगर रिएक्शन कहीं पे उल्टा हो रही तो उसका साइन भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप दिमाग में रख सकते हैं, कोई भी न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर सकते हो। अगर हमें परफेक्ट वोल्टेज को निकालना होगा, जैसे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एक साइड से जिंक होता है, दूसरी साइड से कॉपर होता है, और वो दोनों जो है वोल्टेज कितना प्रोवाइड करते हैं 1.1 वोल्ट, लेकिन हमें ये नहीं पता चलता है कि जिंक कितना वोल्टेज प्रोवाइड कर रहा है और कॉपर कितना वोल्टेज प्रोवाइड कर रहा है। तो अगर इस तरीके से आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना होगा तो हम सेपरेटिवली क्या करते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं, ताकि हम हर एक इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सके। तो अगर आपको जिंक का निकालना होगा तो एक साइड से जिंक लेना है, दूसरी साइड से स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लेना है, तो उसके बाद जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आता है जिंक का वो आता है -0.76। और अगर कॉपर की बात करेंगे, ठीक है, उसको एक साइड से लेना है, दूसरी साइड से स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लेना है, तो उसके बाद जो वोल्टेज वहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा दैट इज 0.34 वोल्ट। और वो वोल्टेज जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसका है? कॉपर का है। तो अगर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात कब आती है? एक तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, दूसरा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो स्टैंडर्ड की बात तब आती है जब हम कंडीशंस को मेंटेन करेंगे, जैसे कि टेम्परेचर को 298 केल्विन, प्रेशर को 1 बार और कंसंट्रेशन को 1 मोलर। उसके बाद जो नर्स्टन इक्वेशन जो है, इससे हम क्या करते हैं, इससे हम सेल का ईएमएफ निकाल सकते हैं। तो इसके लिए फार्मूला है ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी एन एफ लॉन ऑफ क्यू। अगर लॉन को कन्वर्ट करेंगे लॉग में तो उसको मल्टीप्लाई करना है 2.303 से। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमने लिखा ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 डिवाइड बाई एन लॉग क्यू जो है ये रिएक्शन कोएफिशिएंट है, इसका मतलब है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो लॉन के बदले अगर लॉग में कन्वर्ट करना है तो इसके बदले क्या आएगा 2.303, आर का वैल्यू 8.314, टी का 298 जो फैराडी है 96500। तो इसके बदले सबको मल्टीप्लाई करके हमें वैल्यू आता है 0.059, जिसको हम कभी एक बार 0.06 भी लिखते हैं। और डेल्टा जी नॉट स्टैंडर्ड की अगर बात करेंगे तो उसके लिए फार्मूला है -NF सेल। ठीक है, इस पर भी बहुत सारे क्वेश्चन आए, इसको दिमाग में रखना है। उसके बाद मैं आपको बता दूं जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल होता है ये किस पे डिपेंड करता है? जिस इलेक्ट्रोड में टेंडेंसी है टू लूज द इलेक्ट्रॉन वो कहलाता है, उसके पास ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। जिस इलेक्ट्रोड में टेंडेंसी हो टू गेन द इलेक्ट्रॉन उस इलेक्ट्रोड को कहा जाता है इसके पास रिडक्शन पोटेंशियल है। ठीक है, जब उसके बाद एक और बात करेंगे कंसंट्रेशन सेल की बात करेंगे। कंसंट्रेशन सेल की बात जब भी आएगी तो उसमें दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं सेम टाइप के, लेकिन कंसंट्रेशन डिफरेंट होती है। मतलब अगर हमारे पास दो इलेक्ट्रोड हैं जिंक और जिंक की, और उनको हमने डिप किया है इलेक्ट्रोलाइट में, लेकिन दोनों जो इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे उनकी कंसंट्रेशन डिफरेंट होगी। अगर किसी की कंसंट्रेशन C1 है तो दूसरे इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन C1 नहीं बल्कि C2 होगी, तो इसको हम कहते हैं कंसंट्रेशन सेल। ठीक है, क्या आपको पता है रेजिस्टेंस है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, और प्रोपोर्शनलिटी को हटा के वहाँ पे एक कांस्टेंट आता है जिसको कहते हैं रेजिस्टिविटी। फिलहाल यहाँ पे देखेंगे जो रेजिस्टेंस का जो यूनिट है वो क्या है, वो ओम है। और उसके बाद स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टेंस एंड सेपरेशन। तो ये वो रेजिस्टेंस होती हैं जो
प्रोड्यूस होती है जब हम दो इलेक्ट्रोड्स को सेपरेट करते हैं 1 सेंटीमीटर से, और दोनों इलेक्ट्रोड्स का जो एरिया होता है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर होता है। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी जो है दैट इज इक्वल टू रो इज इक्वल टू आर ए डिवाइड बाई एल। तो अगर इसका यूनिट निकालेंगे वो आएगा ओम सेंटीमीटर। और कंडक्टेंस को जी से हम डिनोट करते हैं, ये रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टेंस का। तो रेजिस्टेंस का अगर ओम है तो इसका यूनिट होगा पर ओम या मोह या साइन, इसको कहते हैं साइमन। कंडक्टिविटी जो है, जो जिसको केस या कपा कहते हैं, ये रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टिविटी का। तो इसका जो यूनिट है रेजिस्टिविटी का यूनिट है ओम सेंटीमीटर, लेकिन इसका यूनिट होगा फिर पर ओम पर सेंटीमीटर। ठीक है, तो कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का अपोजिट है और कंडक्टिविटी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का अपोजिट। सेल कांस्टेंट जो है वो किसके बराबर होता है, एल बाई ए के बराबर, जिसको हम उल्टा इस तरीके से सिग्मा और जी के ऊपर एक्सट्रैक्ट करते हैं। एक और फार्मूला है के इक्वल टू सिग्मा बाई आर या के जी एफ। आपको के जी एफ याद नहीं बल्कि के जी आर याद रखना है। और मोलर कंडक्टिविटी जो है, ये कंडक्टिविटी होती है 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का। इसकी फार्मूला है के इंटू 1000 डिवाइड बाई एन। और इसका यूनिट आपको याद रखना है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का मोलरिटी के बदले नॉर्मलिटी लिखना है, उसका जो यूनिट है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर ही है, लेकिन यहाँ पे पर मोल नहीं बल्कि पर ग्राम इक्विवेलेंट है। और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी डिवाइड बाय एन फैक्टर। एन फैक्टर को कैसे निकालेंगे, जैसे कि आपके पास BaCl2 है, एन फैक्टर का मतलब है पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज जो है कंपाउंड में प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी डिवाइड बाय BaCl2 की अगर बात करेंगे, इसमें पॉजिटिव चार्ज कितना है +2 है, तो इसका डिवाइड बाय 2 लिखना है। अगर Cl की बात करेंगे तो यहाँ पे भी चार्ज -2 है, तो डिवाइड 2 ही लिखेंगे। और इस क्लास में अगर एप्लीकेशन देखेंगे तो उसमें एक एप्लीकेशन है डिग्री ऑफ डिस्टिलेशन को निकाल सकते हैं। तो डिग्री ऑफ डिस्टिलेशन किसके बराबर होता है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एट कंसंट्रेशन C डिवाइड बाय लिमिटिंग कंडक्टिविटी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। दूसरा है, इससे हम निकाल सकते हैं डिस्टिलेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड्स। तो इसके लिए फार्मूला क्या है, C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा, और जो अल्फा है इसका मतलब है डिग्री ऑफ डिस्टिलेशन। और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन को निकाल सकते हैं। तो इसके लिए फार्मूला क्या है, K इंटू 1000 डिवाइड बाई सॉल्युबिलिटी। और आपको पता है कि इलेक्ट्रोलिसिस में एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे रिडक्शन होता है, लेकिन इलेक्ट्रोलिटिक सेल में होती है। और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से अपोजिट साइंस होते हैं। तो अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आपको याद होगा तो वहाँ पे एनोड नेगेटिव होता है, जबकि इलेक्ट्रोलिटिक सेल में एनोड पॉजिटिव होता है और कैथोड नेगेटिव होता है। और इलेक्ट्रोलिसिस में जो इलेक्ट्रोड्स का इस्तेमाल करते हैं वो इलेक्ट्रोड्स या इनर्ट प्लेटिनम होता है या इनर्ट ग्रेफाइट होता है। और आपको पता है कि जब भी इलेक्ट्रोलिसिस की बात करेंगे तो वहाँ पे 2 आयन्स आते हैं, कैटायन आता है, दूसरा एनायन आता है। तो कैटायन और एनायन कौन रन करेगा टुवर्ड्स रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स के लिए आपको याद रखना है। फॉर कैटायन के लिए प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी है, और वो कैटायन पहले मूव करेगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा, या वो कैटायन मूव नहीं करेगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा। अगर H+ या सोडियम की बात करेंगे तो रिडक्शन पोटेंशियल की अगर बात करेंगे, हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सोडियम, तो हाइड्रोजन ही माइग्रेट करेगा टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोड एज कम्पेयर टू सोडियम। और अगर एनायन वहाँ पे होगा तो एनायन में पहले कौन मूव करेगा, तो इसके लिए आपको याद रखना है SnOCbI। S का मतलब सल्फेट, N का मतलब नाइट्रेट, और OH का मतलब हाइड्रोक्साइल आयन, C का मतलब क्लोरीन, B का मतलब ब्रोमीन, और I का मतलब आयोडीन। तो अगर एनायन वहाँ पे बहुत सारे एनायन्स होंगे, जैसे कि I- होगा, Cl- होगा, तो सबसे ज़्यादा पहले माइग्रेट कौन करेगा, I- करेगा। ठीक है, उसके बाद आपको पता है फेराडेस फर्स्ट लॉ W = Z × Q। W किसके बराबर है, इक्वल वेट डिवाइड बाई F × Q। तो आएगा इस तरीके से W बाई इक्वल वेट आएगा Q डिवाइड बाई F। W बाई E.W के बदले N/NF भी लिख सकते हैं इक्वल टू Q बाई F। और फेराडेस सेकंड लॉ क्या है, W1 डिवाइड बाई W2 इज इक्वल टू इक्वल वेट फर्स्ट डिवाइड बाई इक्वल वेट सेकंड। सो इट वाज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर। होप यू एंजॉयड द वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय एंड खुदा हाफिज।